क्या उत्तर प्रदेश में थाने बिक रहे हैं? क्या यूपी में योग्य लोगों को थाने न दे करके ऐसे अयोग्य लोगों को थाने दिए जा रहे हैं जो पैसे खर्च कर रहे हैं? थानों की नीलामी हो रही है? यदि हाँ, तो यह वाकई गंभीर मामले हैं और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। आम आदमी से पुलिस पैसे लेगी, उस पैसे के आधार पर उच्चाधिकारियों को पैसे देगी और मनपसंद पुलिस चौकियां और थाने उसे आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार के आरोप लग रहे थे वर्तमान सरकार पर। ऐसे कई सरकारों में यदा कदा ऐसे मामले आते रहे हैं। कुछ गंदे पुलिस अधिकारी थानों को बेचते रहे हैं, लेकिन इस बार यह बात न केवल छन करके आई है बल्कि प्रमाण सहित आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसएसपी को निलंबित कर दिया है। एसएसपी भारतीय पुलिस सेवा के अफसर को, जिनका नाम है अभिषेक दीक्षित। यह किसी अरे गहरे मंडल के जो मंडल का जिला है उसके एसएसपी नहीं थे, यह प्रयागराज के थे, इलाहाबाद प्रयागराज के। इन पर आरोप है कि ड्यूटी में लापरवाही किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। यानी पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मतलब कि ऐसे लोगों को थाने आवंटित किए गए जो उस काबिल नहीं थे और उन्हें थाने देने के एवज में उत्कोच, घूस की हिंदी होती है, रिश्वत की हिंदी होती है उत्कोच लिया गया। दबी जुबान से यह बातें कही जा रही हैं। विभिन्न चैनल और तमाम पोर्टल के लोग यह कह रहे हैं कि थानों के आवंटन में इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। अब पोस्टिंग में भ्रष्टाचार क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। यह 2006 के आईपीएस अफसर थे। जून महीने में इनको यहाँ तैनात किया गया था। इसके पहले जो आईपीएस अफसर थे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्हें प्रयागराज से इसलिए हटाया गया, जो विपक्ष के लोग कहते हैं। अन्य जो छात्रों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरोपियों पर वह कहर बन करके टूटे थे। ऐसे आरोपियों को उन्होंने धरपकड़ किया था, जेल भेजा था, इसलिए कर दिया गया। वहीं शासन से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे। उनके पिता भी पॉजिटिव हो गए, उनके गनर और चालक भी पॉजिटिव हो गए। उन्होंने बताया नहीं और जानकारी होने के बाद भी वो एडमिट नहीं हुए। यह एक गंभीर मामला था, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, प्रतीक्षा सूची में रखा गया। यह रही बात। अब हम बताते हैं दोस्तों, यह सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज 2010 के आईपीएस अफसर रहे हैं और 2006 के आईपीएस अफसर हैं। अभिषेक दीक्षित पर इस तरह के जो आरोप लगे हैं, इस आरोप में एक बात छन करके यह भी आ रही है, जिस प्रकार पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद पर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, उसमें उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह मामले हैं, हम आपको बताते चलें किस प्रकार एसएसपी ऐसा काम करता है, एसपी ऐसा काम करता है और किस तरह से यह पैसे ऊपर जाते हैं। कह देते हैं कई बार पुलिस के थानेदार कह देते हैं, इंस्पेक्टर कह देते हैं कि भैया हमें ऊपर भी देना है। ऐसे कई जहाँ चुस्त दुरुस्त पुलिस के आईपीएस अफसर हैं वहाँ ऐसी शिकायतें नहीं हैं, लेकिन प्रदेश के कई जनपदों से दरोगा और इंस्पेक्टर बताते हैं कि भैया अच्छा थाना प्राप्त करने के लिए बोली लगती है और बोली जो अधिक पैसे देगा उसको थाने मिलेंगे। एक चीज़ और है, शासन का निर्णय है कि 3 स्टार। सबसे पहले शुरुआत होती है आरक्षी से। आरक्षी माने जवान, पुलिस का जवान। उसके बाद होते हैं 2 फीती 1 फीती लगाते हैं। फिर एक पद आता है प्रधान आरक्षी का, जिन्हें दीवान कहा जाता है, हेड कांस्टेबल कहा जाता है। प्रधान आरक्षी उनका हिंदी का शब्द है। तत्पश्चात आते हैं सब इंस्पेक्टर जो 2 स्टार लगाते हैं, बीच में कुछ दिन के लिए 1 स्टार भी लगाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर वह उप निरीक्षक इन्हें हिंदी में कहा जाएगा। फिर आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जाते जाते एक जवान को इंस्पेक्टर बनने में काफ़ी मशक्क़त होती है। कैरेक्टर रोल बचाते बचाते किसी प्रकार पहुंचता है। पहले के समय में लोग दरोगा पर भर्ती होते थे, दरोगा से ही रिटायर हो जाते थे, निरीक्षक नहीं बन पाते थे, ऐसे भी होता था।
बाद के दिनों में अब प्रमोशन हो रहा है तो लोग निरीक्षक बन जाते हैं। सारे थाने अब निरीक्षक रैंक के हैं, यानी 3 स्टार का व्यक्ति थाने का इंचार्ज होगा, वह थाना प्रभारी होगा। लेकिन कई जगह पुलिस अधीक्षक बेहतर पुलिसिंग का हवाला देते हुए 2 स्टार के लोगों को थाना दे देते हैं और 3 स्टार वाले वहीं कहीं ऐसे पड़े हुए हैं, महत्वहीन स्थान पर है, किसी सेल में है या फिर पुलिस लाइन में पड़े हुए हैं। क्लब में, क्लब एक स्थान होता है, वहीं अपना जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और क्लब में रहते हैं, इंतज़ार करते हैं थाना कब मिलेगा। ऐसे मलाईदार थानों के लिए लगातार लालायित रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुलता ऐसी ही हो गई है जिसको आप भली भांति जानते हैं। अब जब आईपीएस अफसर थाने बेचेगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खामियाजा भुगतेगा आम आदमी। आम आदमी कैसे भुगतता है? एक तो सड़क पर जिसे आप देखते हैं वह भुगतेगा, वाहन के नाम पर भुगतेगा, वाहन का चालान किया जाएगा। अब एक मामला मैं अपने जानकारी का बताता हूँ। 2-3 लड़के बिरनो थाना क्षेत्र में, मामला थोड़ा पहले का है, 3 लड़के गए और दरोगा जी ने रोक दिया। दरोगा जी ऐसे थे और समरासुर उनको बोलते थे लोग। दरोगा जी ने रोक दिया, रुको, भाग खराब है, 3 आदमी जा रहे हो, रुको चालान करेंगे। एक लड़के ने कहा, अरे चाचा को कुछ दे दो, चाचा को कुछ दे दो। तो चाचा को दिया 50 रुपया का। दिमाग खराब है, 50 रुपये की हमारी औकात है। तो उन दिनों थोड़ा मोबाइल का प्रचलन कम था, फ़ोटो कम लिए जाते थे। तो बहरहाल 20 रुपया और निकाला और 70 रुपये चाचा के जेब में गए और चाचा ने कहा, जाओ आज से ऐसे काम मत करना। तो ऐसे होता है, पुलिस महकमा इस तरह से बदनाम होता है। अब बताते चले, लावारिस लाशों का पैसा शायद 1-2 साल बाद मिल जाता हो किसी को। अगर लावारिस लाश, एक मामला वाराणसी में मैं उस समय था, 80 घाट पर मैं टहलने चला गया था। 80 घाट नहीं, बगल में घाट है रविदास घाट। मैं टहलने चला गया था तो देखा एक पार्थिव शरीर जिसकी केवल हड्डियां दिख रही हैं और कीड़े ऐसे कुल बुला रहे हैं। एक बगल में और भी लग रहा था, वह भी लाश है, बगल में एक कुत्ते की लाश थी। 3-4 इस तरह से मृतक लाशें पड़ी हुई थी, मनुष्य और पशुओं की। हमने सोचा करें क्या, मुझे पता था कि जो भी जिनकी भी ड्यूटी होगी उसके सामने यह संकट आएगा, लेकिन अब मेरा भी धर्म कह रहा था कि सूचना देनी चाहिए, क्या पता हत्या करके ऐसे फेंका गया हो। तो दोस्तों हमने 112 पर फ़ोन किया। 112 100 नंबर था उन दिनों। 100 नंबर के लोग आए, फिर थाने के लोग आए, फिर 2 आरक्षी आए, नए लड़के आए। तो हमने कहा, हाँ भाई क्षमा करना और यह संकट आप लोगों पर आया है। तो और मैं जानता हूँ किस प्रकार आप लोगों की दुर्गत होगी, क्योंकि अब उस लाश को निकालना पानी में थी, आधी लाश पानी में थी, और फिर उसे सील करना, फिर भेजना, तत्पश्चात फिर उसका अंतिम संस्कार करना, मिलना तो कुछ है नहीं। तो आरक्षी करेगा क्या? अल्प वेतन भोगी है, बेईमानी तो करेगा ही, कहीं न कहीं से उसको निकालेगा। तो मैंने एक तरह से खेद प्रकाश किया और कहा कि भाई हमारा धर्म कह रहा था कि इस काम को करें, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। तो दोनों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे है, अभी तो 15 दिन पहले ही एक ऐसे ही किया गया था, हमारे ही क्षेत्र में आया था सर, इतना पैसा लगा था, कहें किससे। यह है संकट, इस पर कौन ध्यान देगा, कौन कहेगा कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कब इसको मुख्यमंत्री जी समझेंगे और कब इसको प्रभारी मिनिस्टर समझेंगे और कब इसको पुलिस अधीक्षक समझेंगे, जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। पीपीएस जो नीचे से गया है और आईपीएस हुआ है, वह तो इस बात को भली भांति जानता है, लेकिन साहब अपना काम चला रहे हैं। कहते हैं मैनेज करो, मैनेज एक शब्द है, मैनेज करो, मैनेज माने खेल करते रहो और उसी में करते रहो। एक दरोगा ने मुझसे कहा कि साहब हमारे क्षेत्र से वीआईपी जाता है, वीआईपी जाता है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कभी भी आ जाता है और आएगा तो 5,000 रुपये कम से कम खर्च होगा, 10,000, 5 से 10,000 रुपये खर्च होगा। और वीआईपी सड़क मार्ग से नहीं जाता, जल मार्ग से जाता है। हमने कहा यह क्या मामला है भैया, जल मार्ग से क्या कोई स्टीमर है, किस जल? नहीं, नहर के रास्ते जाता है, नहर के रास्ते। तो हमने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया कि साहब कोई अगर हत्या हो जाती है, कोई लावारिस लाश होती है, तो हमारे क्षेत्र में नहर है, कई थाना क्षेत्रों से उस नहर गुजरती है और उसमें लोग फेंक देते हैं।
तो जिस थाना क्षेत्र में वीआईपी का लोकेशन मिलेगा और लोग बताएंगे कि यहाँ एक लावारिस लाश जा रही है, उस थाने क्षेत्र का जो आरक्षी होगा, जो हल्का इंचार्ज होगा, उस क्षेत्र का बीट प्रभारी होगा, उसके जिम्मे जाएगा, वह उस पार्थिव शरीर का अंत परीक्षण कराएगा और अंत परीक्षण कराने में उसके इतने पैसे लगेंगे। हमने कहा करते क्या हो आप लोग? कहा करता क्या हूँ, जब सूचना आएगी क्षेत्र से आ गया, हाँ दरोगा जी बोल रहे हैं? जी भैया बोल रहा हूँ। अरे नहर से लाश जा रही है, उसको कौवे खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। तो आप अच्छा कहाँ, किस गांव में, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अरे दरोगा जी जानते तो सब हैं। तो कहाँ से बोल रहे हैं? तो उसी में भैया पूछेंगे, अच्छा अरे भैया हम तुरंत भेज रहे हैं, हम करवा रहे हैं। तो कह करके अब तो गुस्सा आएगा भीतर से, 10 गाली देंगे उसको, लेकिन अब तो भैया करना है, अब करेंगे क्या? 5 सीसी का इंतजाम करेंगे कम से कम, और 200-400 रुपये का। और उस क्षेत्र का कोई ऐसा है जो पोस्टमार्टम में सहयोग करता है, जो लाशों को सिलता है, जो चीथड़े हो गए हैं उनको बटोरता है, वैसे लोग हैं हर थाने क्षेत्र में। और उनको पैसा चाहिए और 2 सीसी पीने के लिए चाहिए, तो 5 सीसी दिया गया और भैया 200-400-500 रुपये दिया गया। कहा गया कि उससे आगे बढ़ाओ, वीआईपी को और आगे बढ़ाओ। अब वह क्या करेगा? कोई लाठी लेगा और धीरे से जाएगा कि कोई देखे ना, उसको और आगे बढ़ाता जाएगा। उसमें उसको भी है कि मार न खाए, लेकिन वह इस काम को बखूबी कर देता है। फिर वीआईपी अगले थाने में चला जाता है। अगला थाना भी जानता है कि वीआईपी का लोकेशन क्या है। भैया जिस थाने के परिक्षेत्र में वह वीआईपी पड़ गया, उसको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तो वह कहा कि भैया अब हमारे बच्चे तो फीस हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा वेतन इतना है, तो हमको तो बेईमानी करना पड़ेगा। कैदियों को मैं किसी थाने पर चढ़ करके करूँगा, हालांकि कोई बोलने की हैसियत में नहीं है। जो बंद होते हैं हवालात में, उनके लिए भी पैसा नहीं आता है, बेटा मैनेज करो। कहीं आता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार यह नहीं आता है। इनके रहने की व्यवस्था नहीं है, जर्जर थाने हैं, हवालात विहीन थाने हैं, कैदी को पेश कराने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। अगर किसी मामले में जांच रिपोर्ट शामिल करना है तो उसका फ़ोटो स्टेट कराना है, इतना फ़ोटो स्टेट कराना है। तो यह सब कारण है जिससे आरक्षी से लेकर के प्रधान आरक्षी और दरोगा इंस्पेक्टर यह चोरी करते हैं, चोरी कराया भी जाता है। अनेकानेक मामले हैं जो अभी अपनी पीड़ा बताते हैं। हालांकि पुलिस के शत्रु के रूप में मुझे जाना जाता है और मुझे मित्र के रूप में भी जाना जाता है, बगैर किसी भेदभाव के। अगर पाप का घड़ा भर गया है तो मैं करता भी हूँ। जेल भी गए हैं कई लोग हमारे पहल पर, उसी थाने के हवालात में जेल गए हैं, यह भी हुआ है। और हमने समझाया बुझाया भी है, कई बार खामियाजा भुगतने की भी स्थिति आई है। लेकिन इनके मामले अगर आते हैं तो मैं डट करके इनकी लड़ाई भी करता हूँ। EL और CL नहीं मिलता है। अभी एक आरक्षी ने एक दरोगा को गोली मार दिया, अपने भी गोली मार दिया, कंधे में गोली लग गई और दरोगा जी घायल हो गए। दोनों का इलाज चल रहा है। या EL और CL इन्हें नहीं मिलेगा, इनकी ही छुट्टी इनको नहीं मिलेगी। इस तरह से लगातार परेशान। अगर यह अपने बीबी का इलाज करा रहे हैं तो बीबी के इलाज का जो यह लेकर के जाएंगे, तो जो वहाँ बाबू है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, वह बाबू बिना लिए हुए उनका बिल पास नहीं करेगा। यह भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यह रहा, निलंबित हो गए अभिषेक दीक्षित। यदि 2006 के IPS अफसर अभिषेक दीक्षित सच में थानों की बोली लगा रहे थे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन बोलियां लग रही हैं। अगर इस तरह से आप भी जानना चाहेंगे तो दबी जुबान से, और भैया ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चोरी करूंगा तो आप नहीं जानेंगे, मैं अगर वीडियो करने का पैसा लेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा, अगर मैं किसी से चंदा मांगूंगा तो आप नहीं जानेंगे। जानेंगे ही, कितना भी छुपाया जाए व्यक्ति जानेगा ही। और अगर नहीं कर रहा हूं तो बताने की भी आवश्यकता नहीं। कुछ टाइम करेंगे लोग, कुछ करते रहेंगे और सब चुप हो जाएंगे। हमारे अच्छे कर्मों से उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर DM चोर है तो 1 सप्ताह 10 दिन में सब जान जाते हैं कि यहाँ का DM बड़ा भ्रष्ट है, कैसे लोगों को पसंद करता है, कैसा है,
तो इस तरह से दोस्तों यह रहा एक करप्शन की बात, और योगी आदित्यनाथ ने निलंबित किया है, क्या मामला है, और जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो इन्हें निलंबन का आदेश भेजा गया है उसके बारे में हमने बताया। और ऐसे तमाम अफसर हैं जो जिन्हें अच्छी जगह पर तैनाती दी गई है, उनका भी हिसाब किताब रखना चाहिए। और यह प्रदेश की सेहत के लिए कदापि शुभ नहीं है। यदि थाने बिकते हैं तो पासपोर्ट में पैसा लेंगे, थाने बिकते हैं तो वाहन चेकिंग के नाम पर पैसे लेंगे, वाहन अगर थाने बिक रहे हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे लेंगे, यदि थानों की बोली लगेगी, थाने नीलाम होंगे, तो ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें यह पैसे लेंगे। सच में मेरे भी जो 25 वर्षों का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए धन्यवाद।